हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एग्जांपल 1.6। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, जिनका मैग्नीट्यूड हमें Q के बराबर लेना है और इन तीनों चार्जेस को हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC के वर्टाइसेस प्लेस कर दिया है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला है, A पर हमने Q1 चार्ज रखा है, B पर Q2 रखा है और C पर Q3 रखा है और Q1, Q2, Q3 तीनों को ही हमने Q के बराबर ले लिया है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि इस ट्राइंगल की जो हर एक साइड है वो L के बराबर है और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। तो हमें इस कैपिटल Q पर लगने वाला नेट फोर्स चाहिए जो कि इस सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है। अब हमें देखना होगा यहाँ पर कि कितने चार्जेस इस पर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि एक मल्टीपल चार्जेस सिस्टम है जिसमें तीन चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है और Q3 है। तो तीन फोर्सेस इस पर काम करेंगे, एक Q1 के कारण लगेगा, एक Q2 के कारण और एक Q3 के कारण। अब हमें क्वेश्चन में सब बोला है कि इस Q का नेचर वही होगा जो Q का नेचर है, मतलब कैपिटल Q का अगर नेचर देखें तो ये Q के जैसा होगा और Q हमारा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, मतलब ये वाला जो चार्ज है कैपिटल Q को रिपेल करेगा और ये रिपेल होगा अलोंग AO। तो इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F1 फोर्स लगेगा, इसको हम नाम दे देते हैं F1 वेक्टर। F1 लग रहा है Q1 के कारण कैपिटल Q पर। इसी तरह से Q2 के कारण Q पर लगने वाला फोर्स अलोंग BO होगा, मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा अलोंग BO। तो हम F2 को दे देते हैं, इस फोर्स को नाम दे देते हैं F2 वेक्टर, क्योंकि ये Q2 के कारण लग रहा है। इसी तरह से Q3 के कारण फोर्स आ जाएगा अलोंग CO, क्योंकि Q भी इस Q को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा अलोंग CO, मतलब इस तरफ। इसको हम नाम दे देते हैं F3, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है Q3 के कारण कैपिटल Q पर। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर सिमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो ज़ीरो निकलेगा। इस बात को हम प्रूव भी करेंगे, पर अब अगर हम सिमेट्री से देखें तो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल है और ये वाला जो एंगल होगा ये भी 120 का होगा और यहाँ पर का जो एंगल होगा ये भी 120 होगा। मतलब ये जो कैपिटल Q है यहाँ पर जो रखा हुआ है सेंट्रॉइड पर, उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा सिमेट्री के हिसाब से। इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे। पहले हम F1 फोर्स निकालेंगे और फिर F2 और F3 और इन तीनों का हम नेट निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे इन तीनों वेक्टर्स को सॉल्व करके। तो F1 फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए होगा डिस्टेंस AO, ये वाला डिस्टेंस चाहिए वर्टेक्स से O तक का, यानी कि सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस A से। उसको निकालने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले तो हम देख लें कि सिमेट्री से हमें एक बात पता चल रही कि A से O तक का डिस्टेंस, B से O तक का और C से O तक का, मतलब AO, BO और CO, ये डिस्टेंस हमें सेम दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं बाय सिमेट्री AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO। अब हमें चाहिए AO निकालने के लिए पहले हम AD निकाल लेते हैं। AD, तो AD कैसे निकालेंगे, पहले तो हम एक परपेंडिकुलर डालें, ये परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देते हैं AD किसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है हमने, BC के ऊपर। तो लिख सकते हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD ऑन BC पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला है AD, और ये तो लेंथ है इस पूरी साइड की, तो हमने AD परपेंडिकुलर डाला है BC के ऊपर। अब हमें चाहिए AD हमें निकालना है। तो AD निकालने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ADC। इस ADC ट्राइंगल में हम cos थीटा लगा देंगे और उससे हम AD निकाल लेंगे। AD जब हमारे पास आ जाएगा तो हम AO भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम AD कैसे निकालें, हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल का मेजर 60 डिग्री होता है, तो ये वाला जो एंगल होगा आपका 60 डिग्री होगा, ये वाला भी 60 डिग्री होगा और ये वाला भी एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। हम ट्राइंगल ले रहे हैं ADC, तो ये जो एंगल A है ये बाइसेक्ट हो चुका है इस परपेंडिकुलर के कारण, तो हम यहाँ का जो एंगल है वो ले सकते हैं 30। तो ये पूरा एंगल 60 था, तो ये वाला जो एंगल है 30 हो जाएगा, ये वाला भी 30 हो जाएगा और पूरे की बात करें तो पूरा एंगल 60 डिग्री है। सिर्फ इतना जो है, इतना एंगल ये 30 है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है। हम चाहें तो इसको नीचे लिख दें
कि ये जो एंगल है हमारे पास ये कितना है 30 डिग्री। इस ट्राइंगल में ADC में हम लगा लेते हैं cos 30 डिग्री और उससे हम AD निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ADC cos 30 जो कि होगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने हमेशा आपको मिलेगा परपेंडिकुलर, मतलब जो आपका DC है ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा ये, यानी AD हो जाएगा बेस, तो ये तो बेस हो जाएगा और AC जो है ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हम जानते हैं cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब AD बाय AC ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं AD बाय AC। अब यहाँ से AD निकाल लें तो AD हो जाएगा AD इक्वल्स टू cos 30 इंटू AC। अब AC जो है हमें पता है क्योंकि साइड है, ट्राइंगल की साइड हमें L दिया है, तो AC की तो वैल्यू हम L रखते हैं और cos 30 होता है √3/2। तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा √3/2 इंटू L। अब हमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस होता है वो इस पूरे यानी AD का इस पूरे परपेंडिकुलर का 2/3 होता है। फिर से एक बार हम रिपीट कर लें कि इस वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस होता है वो AD का यानी इस पूरे परपेंडिकुलर का इस AD का 2/3 होता है। AD का 2/3 अगर हम ले लेंगे तो हमें AO मिल जाएगा और अगर हमारे पास AO आ गया तो BO भी आ जाएगा और CO भी आ जाएगा क्योंकि सिमेट्री से ये तीनों सेम है। तो हम AO कैसे ले सकते हैं, हम क्या करें, AO इक्वल्स टू हम कर लें 2/3 ऑफ AD, मतलब इस पूरी डिस्टेंस का 2/3 कर दें। तो ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कि उसके वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस 2/3 होता है इस पूरे डिस्टेंस का यानी AD का। तो हम लिख सकते हैं AD की जो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें √3/2 इंटू L, यहाँ पर ये हो जाएगा AO इक्वल्स टू 2/3 इंटू AD है √3/2 इंटू L, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3/3 अब इसको रैशनलाइज कर दें तो यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी √3 का मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो √3 का √3 में मतलब ये आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा L, नीचे चल रहा है आपका 3 से 3 कैंसिल, मतलब AO की जो वैल्यू है वो आपकी निकली है L/√3। इसी तरह से हम बोलें तो हमारे पास तीनों वैल्यू AO, BO और CO ये तीनों आ जाएगी। AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO, ये आ जाएगा L/√3। अब हमारे पास ये तीनों डिस्टेंस आ गए हैं, AO आ गया है, BO आ गया है, CO आ गया है, तो हम तीनों फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं F1, F2 और F3। पहले F1 ले लें। F1 आ जाएगा कूलम्स लॉ से, F1 आएगा 1/4πε0। अब कौन कौन से चार्जेस हैं, तो एक तो Q है और एक कैपिटल Q है, तो हम लिख सकते हैं Q बाय डिस्टेंस रहेगा AO का स्क्वायर और AO का जो डिस्टेंस है L/√3 है, तो हम लिख सकते हैं L/√3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/4πε0 और Q अपन में L का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब यहाँ बचेगा 3। यहाँ पर जो 3 आने वाला है इसको हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो ये जो 3 है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से हटा करके इस जगह पर, तो ये F1 आ जाएगा। इसी तरह से F2 भी हमारा निकल जाएगा 1/4πε0। चार्जेस रहेंगे Q और कैपिटल Q बाय डिस्टेंस हमारा सेम है, BO का भी डिस्टेंस L/√3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा L/√3 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल हमें यही मिलने वाला है 3/4πε0 और Q बाय L²। इसी तरह से F3 फोर्स भी सेम ही आएगा क्योंकि चार्जेस हमारा Q और Q है और डिस्टेंस भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q बाय L/√3 का होल स्क्वायर, जो कि मिलेगा 3/4πε0 Q और L²। अब हमें क्या करना होगा, हमें F2 और F3 का रिजल्टेंट चाहिए इन दोनों फोर्सेस का। तो पहले तो हम ये देखें कि F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि F2 और F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं F के बराबर। हम लेट कर रहे हैं ऐसा कि लेट F2 इज इक्वल्स टू F3 इज इक्वल्स टू F।
अब हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो हमारे दोनों वेक्टर कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 120 डिग्री पर। एक वेक्टर हमारा इस तरफ जा रहा है जिसे कि हमने दिया है F3 वेक्टर, एक वेक्टर हमारा इस तरफ जा रहा है F2 वेक्टर है, और इनका जो रिजल्टेंट है, मान लेते हैं ये रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पर, ये है रिजल्टेंट, इसको हम F डैश देते हैं, ये हमें चाहिए। तो इसे हम नीचे बना लें, मान लें कि हमारे पास दो फोर्सेस है, एक है F3 वेक्टर, एक वेक्टर है हमारे पास F2 वेक्टर, और इनका जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम लॉ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका F डैश, ये हम निकालना चाहते हैं F डैश, और F डैश के जस्ट अपोजिट है F1। ये हमने इसका जो है एक फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। ये हमें F1 और F डैश को हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर जो इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा उसे हमने बोला है F डैश। पहले हम F डैश निकाल लेते हैं। F डैश हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं जो इंक्लाइंड है कितने डिग्री पर, 120। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकालना, जो कि होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो लगा देते हैं वही फॉर्मूला, F डैश निकाल लेते हैं, मतलब ये वाला जो फोर्स है हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स, किसका रिजल्टेंट है F2 और F3 का, ये हो जाएगा अंडर रूट में a का स्क्वायर, मतलब a हो जाएगा f का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब फिर से f का स्क्वायर, फिर 2ab मतलब f इंटू एफ मतलब फिर से f स्क्वायर हो जाएगा f इंटू एफ, और cos थीटा तो cos 120 होता है -1/2 F डैश इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 2f स्क्वायर, और क्योंकि cos 120 माइनस का होता है तो हम यहाँ ले लें माइनस का 1/2, ये cos 120 की वैल्यू लिख दी मैंने, और इंटू में ले लेते हैं 2f का स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f डैश की जो वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी आपकी 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, जो कि सॉल्व होने पाएगा f डैश इक्वल्स टू f स्क्वायर, और f स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दें, तो जो f डैश है वो किसके बराबर निकला है, f के बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से हमें समझना होगा कि हमने निकाल लिया है कि f डैश किसके बराबर है, f के बराबर है। तो ये जो फोर्स है ये वाला f डैश, या यहाँ से समझे f डैश जो फोर्स है वो F2 और F3 के बराबर है, नहीं हमने निकाला है f डैश f के बराबर है, f के बराबर है, और f हमारा जो है F2 और F3 के बराबर है। हम तो ये बोल सकते हैं कि जो f डैश फोर्स है वो F2 F3 के बराबर ही है। तो अगर हम F2 और F3 का मैग्नीट्यूड देखें तो ये रहा मैग्नीट्यूड, और यही मैग्नीट्यूड किसका है, अगर हम F2 ही ले लें, मान लें हम F डैश F2 के बराबर मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला है कि F डैश F के बराबर है और F हमने लिया था F2 F3 को। तो अगर हम बोलें कि जो हमारा F डैश है वो F2 है, F डैश है F2, तो गलत नहीं होगा, F डैश F2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि F डैश F के बराबर है और F हमारा F2 F3 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि F डैश F2 के बराबर है, और F2 जो है अगर आप देखें ध्यान से तो 3/4πε0 है, Q3/L²। इसी तरह से आप F1 को देखेंगे तो 3/4πε0 Q3L²। मतलब ये जो F डैश है और F1 है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम बोल सकते हैं कि F डैश और F1 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनका अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं सिंस, यहाँ पर लिख दें अब इसका जो रिजल्ट आने वाला है, सिंस F डैश एंड F1 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर जो F नेट निकलेगा, F नेट या नेट फोर्स Q पर वो निकलेगा, आप ले लें F डैश और F डैश के अपोजिट में है F1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लिख सकते हैं F डैश और यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का F1। क्योंकि ये दोनों ही इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं तो हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले सकते हैं। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इनको कैंसिल कर दें, तो हमारे पास जो नेट फोर्स निकला है कैपिटल Q पर वो निकलेगा 0। तो हम बोल सकते हैं कि इस कैपिटल Q पर कोई फोर्स नहीं लगेगा इन तीनों चार्जेस के कारण, क्योंकि ये सिमेट्री में है, इनके बीच का जो एंगल है 120 120 120 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल Q पर नेट फोर्स 0 है।